911 कृपया बताइए क्या हुआ। क्या आप अभी उनके पास ही हैं? वो रास्ते में है, वो ऊपर आ रहे हैं, मैं ध्यान रखूंगी। इतना खून था कि जब आपने उन्हें देखा तो आपको लगा ही नहीं कि उन्होंने कोई कपड़े पहने हैं। सुनो, तुम नहीं चाहोगे कि ये तुम्हारी आखिरी याद बने। एक महिला की बेरहमी से हत्या होती है। जांचकर्ता जिम्मेदार का पता लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या वो धमकी भरे कॉल कर रहा है या कुछ और? ओह, तुम सब मेरे आदमी को अकेला छोड़ दो। एक महिला के लिए घर में अकेले होना और कोई अब आपके घर के अंदर आ गया हो और आप अपनी जान के लिए लड़ रही हो, इससे ज़्यादा डरावना क्या हो सकता है? ये टैमरैक फ्लोरिडा है, फोर्ट लॉडरडेल का शांत उपनगर। मेरी दादी यहाँ रहती थी। टैमरैक ब्रोवर्ड काउंटी, फ्लोरिडा एक पारिवारिक माहौल वाला इलाका है। ये एक काफ़ी शांत इलाका है ब्रोवर्ड। ये मुख्य रूप से उम्रदराज लोगों का इलाका है। यहाँ पहले बहुत से रिटायर्ड लोग रहते थे। मैं इसे हाई क्राइम एरिया नहीं मानता। लेकिन 13 जुलाई 2022 को करीब 3 बजे दोपहर में वहाँ 911 पर एक इमरजेंसी कॉल की गई। आपातकर्मी पहुंचते ही कॉल करने वाला अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने वाले आंगन में मिलता है। नहीं क्या तुम पुलिस को देख रहे हो? हाँ, पुलिस पैरामेडिक के साथ है। ठीक है। ब्रावर्ड शेरिफ कार्यालय को एक पुरुष की एक कॉल मिली जिसने बताया कि वो दोस्त से मिलने गया था। जवाब न मिलने पर उसने सामने का दरवाज़ा आजमाया जो खुला मिला। सामने का दरवाज़ा खोलते ही उसने उस दरवाजे से 10 फीट अंदर खून के तालाब में पाया। हाँ, यही इमारत, यही वाली। क्या आप अभी उनके साथ हैं? हाँ, मैं अभी उनके साथ हूँ। आप यहाँ हैं? ठीक है। ठीक है, अच्छा जाइए और लाइन पे रहिए, आप उनसे बात कर सकती हैं। क्या वो साथ थी? नहीं, वो माँ के साथ थी, लेकिन उसकी माँ फ्लाइट अटेंडेंट है, वहाँ कोई नहीं था। आपको घर में प्रवेश कैसे मिला? मेरा पसंदीदा। कुछ भी मत छूना, मैं उसे रास्ते में पीछे से ले लूंगा। रुको। नाउ 1-1 पर कॉल करने वाला रोबेल्टो रॉबिन्सन आपातकालीन कर्मियों को अपनी गर्लफ्रेंड 23 वर्षीय कायला हॉसन के अपार्टमेंट तक ले जाता है। कौन सा नंबर? आपको अंदर कैसे जाने दिया गया? मेरे पास अंदर जाने का कोई तरीका नहीं था। सुबह से कॉल कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही थी। पहली बार आया, दरवाजा खटखटाया। दूसरी बार उसकी दाढ़ी देखी तो सोचा वो यही है। तो जब मैं आया, मैंने जोर से दरवाजा खटखटाया और उसके पास छोटा कुत्ता था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैंने बस दरवाजा आजमाया और दरवाजा खोल दिया। वो जमीन पर पड़ी थी। हाँ, दरवाजे में ताला नहीं लगा था। क्या आप रखी अंदर रही थी? अभी रही थी। हाँ, और मैं बस बताने आई थी। आपने वहाँ अंदर किसी को नहीं देखा उस जगह पर? ये अपार्टमेंट 4 मंजिला इमारत में है। ये अपेक्षाकृत नया कॉम्प्लेक्स है। अपार्टमेंट दूसरी मंजिल पर स्थित है और हॉलवे के सिरों पर ये कुछ हद तक खुला हुआ था। उसका फोन सचमुच था। ये मेरी गर्लफ्रेंड की तरह है। यहीं पर कोई बच्चे नहीं, बस थोड़ा सा बाहर। बाय एक व्यक्ति को अंदर जाना है, बस इतना ही। जैसे ही आप अपार्टमेंट में घुसते हैं, पीड़िता कायला हॉसन मुख्य दरवाजे से करीब 10 फीट दूर पड़ी थी। हाँ, आप यहाँ हैं। अंदर जाने पर मुझे यहीं सुन सकते हैं। हाँ, वो यहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे हो। उसके चारों ओर खून था, फर्श पे खून के निशान थे। उन्होंने बेडरूम और बाथरूम की जांच की और देखा। उन्होंने कायला के कुत्ते को एक बेडरूम में पाया और फिर अपार्टमेंट से बाहर निकलकर हत्या के जासूसों को सूचित किया। आखिर हमें कॉल आया कि हम वहां जाकर जांच अपने हाथ में लें। एक गर्लफ्रेंड के पास पीला रंग है। और मुझे पता नहीं था ये कुछ ऐसा था। आप मस्ती कर रहे थे। नहीं। कायला की माँ, हमें खेद है कि आपको ये सहना पड़ रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की। अब आपसे कई सवाल पूछेंगे, कृपया धैर्य रखें। खून में घसीटने के निशान दिखाई दे रहे हैं और घसीटने के वे निशान कायला के सिर के ऊपरी हिस्से तक जा रहे थे और कायला फर्श पे थी। वो बहुत ज्यादा खून से लथपथ थी। वहां इतना ज्यादा खून था कि जब आपने उसे देखा तो आपको लगा कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं,
लेकिन असल में उसने एक चोगा पहना हुआ था, लेकिन वो चोगा पूरी तरह से खून में भीग गया था, इसलिए वो भी बस और खून जैसा ही लग रहा था। हाँ बस यही है, ये वाला होगा। माचेते पर पैरामेडिक्स को बुलाया, मुझे जमीन पे फेंका। मैं छाती की बात कर रही हूँ। कायला को लगभग 36 अलग अलग चाकू घोंपने या धारदार वार के घाव आए थे, जिनमें से ज्यादातर उसके बाएं हिस्से, चेहरे और गर्दन पर केंद्रित थे। उसे चेहरे के किनारे से नीचे तक एक बहुत लंबा धारदार हथियार से लगा चीरा लगा था। उसे गर्दन पर भी चाकू का घाव लगा था, जिससे उसकी जुगुलर नस कट गई थी। चोटों से साफ था कि इस व्यक्ति ने केला को मारने की ठान ली थी। मेडिकल एग्जामिनर ने निर्धारित किया कि मौत का तरीका हत्या था और मौत का कारण कई बार तेज हथियार से लगी चोटें थीं। कौन केला हॉडसन को मारना चाहता था? केला अपनी 20 की उम्र में एक होशियार और खुश मिजाज महिला थी, जो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीती हुई लगती थी। उसके परिवार और दोस्त उसे बहुत प्यार करते थे। केला एक बॉटल सर्विस गर्ल के रूप में काम करती थी। वो बारडॉल्स नामक कंपनी के लिए काम करती थी। वो खुद के लिए भी काम करती थी। उसके पास कुछ अलग अलग नौकरियां थीं, लेकिन वो सर्विस इंडस्ट्री में बॉटल सर्विस, वेट्रेस, सर्वर, बारटेंडिंग जैसे काम करती थी और न्यूयॉर्क और टैमरक के बीच बहुत यात्रा करती थी। वो अपनी माँ के साथ टैमरक में रहती थी और उसका और उसकी माँ का बहुत करीबी रिश्ता था। कायला, जहाँ तक मुझे लगता है, एक प्यार करने वाले परिवार से आती है। उसकी माँ डायन ने उसे जिंदगी से प्यार करने वाली खूबसूरत और 20 कुछ साल की युवा लड़की बताया, जो दोस्तों के साथ घूमती और हर पल का आनंद लेती थी। जैसे ही कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपराध स्थल सुरक्षित करती हैं, कायला के परिवार वाले अपार्टमेंट पहुंचने लगते हैं। मुझे कहना होगा, उसके शरीर को काफी चोट आई है। अरे आखिरी बार तुमने उससे कब बात की थी? आखिरी बार तुमने अपनी कजिन से कब बात की थी? उसने शायद कल इंस्टाग्राम पर बात की थी। मैं अपनी कजिन को देखती हूँ। ओ ये लोग सुनो। उसकी माँ कहाँ है? उसकी माँ फ्लाइट अटेंडेंट है और अभी फ्लाइट पर थी। मैं अभी उससे संपर्क कर पाई हूँ, वो लौट रही है। कायला की कजिन को जब पता चला कि कायला नहीं रही तो वो बहुत परेशान हो गई, जो समझ आता है। क्या आप सोच सकते हैं कि जब आपको पता चले कि कम उम्र में आपके रिश्तेदार की अपने अपार्टमेंट में मौत हो गई है? हे भगवान, ये ईथन है। हे भगवान। तुम्हारा नाम क्या है मिली? मिलानी? मिलानी? क्या यहाँ कोई तुम्हारे साथ है मेलानी? ठीक है, चलो वापस तुम्हारे पास चलते हैं। चलो वहां चल। ठीक है। उठने में मदद चाहिए? चलो चलो चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कायला की मां डायन ने अपनी बेटी का शव मिलने के सिर्फ 5 घंटे बाद घर पहुंचती है। कायला अपनी माँ के साथ इस अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन उसकी माँ फ्लाइट अटेंडेंट थी और उस वक्त उड़ान पर ड्यूटी कर रही थी और उन्हें सूचना दी गई। उन्हें एक फोन कॉल के जरिए बताया गया कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ, क्या आप बैठना चाहेंगी? अगर आप चाहें तो आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? बस वहाँ थोड़ी ज्यादा प्राइवेसी है। मैं समझता हूँ मैम, हम जल्द शव को नीचे ला रहे हैं। अब कायला का भाई भी कायला और अपनी मां के अपार्टमेंट पर पहुंच चुका है। मुझे पता है। माफ करना, मैं देखना नहीं चाहती। मैं बस वही देखना चाहती हूँ। सिर्फ वो अब यहाँ नहीं है। क्या वो है? वो कहाँ है? वो कहाँ है? क्या मैं आपकी मदद करूँ उठने में? पुलिस जब अपराध स्थल की जांच और उसे सुरक्षित रखने का काम कर रहा होता है, तो उन्हें काम में सक्षम होना चाहिए और परिवार के सदस्य को वहां से हटाने में मदद करनी पड़ती है, ताकि वे केला की मौत की जांच जारी रख सके। हे भगवान। पुलिस के बॉडी कैमरे में कैद एक बेहद दिल दहला देने वाले दृश्य में केला के परिवार ने अनुरोध किया कि वे केला के शव को मुर्दा घर ले जाने से पहले उसके शव के पास प्रार्थना कर सकें। हमें पता है। हे स्वर्गीय पिता,
हमने आत्मा को जीवित रखना सीखा है। अपनी बाहें पकड़ो, बाहें पकड़ो। सुनो, तुम नहीं चाहोगे कि ये तुम्हारी आखिरी याद बने। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, तुम नहीं चाहोगे कि ये तुम्हारी आखिरी याद बने। धन्यवाद। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। माँ, वो आदमी कहाँ है जो घर में था? वो आदमी ध्यान भटका था। क्या उसे हिरासत में लिया गया और जांच हो रही है? जांचकर्ताओं को कायला की लाश पाने वाले 31 वर्षीय रोबेल्टो रॉबिन्सन से पूछताछ करनी होगी। सर, आपके इस दुख के लिए मुझे बहुत अफसोस है। इससे बॉयफ्रेंड आ जाता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ठीक है, क्यों ना हम कैश कार पर रुकें और आपसे एक बयान ले कि क्या हुआ था। घटना स्थल पर पहुंचकर हम पहले गवाह से बात करते हैं। मेरा साथी मुझसे पहले पहुंचकर यह शुरू कर चुका था और उसने मुझे बताया कि 911 पर कॉल करने वाले ने क्या कहा। फिर मैंने भी उनसे मुलाकात की। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार कायला से संपर्क किया था? काफी जल्दी था, शायद 10-11 के आसपास। 10-11। आपने उससे कैसे संपर्क किया? उनसे कैसे संपर्क किया? मैंने उन्हें फोन किया। मैंने उन्हें फोन किया। मैंने उन्हें कई बार फोन किया। उन्होंने जिक्र किया। कायला को उन्होंने कुछ हद तक अपनी गर्लफ्रेंड बताया और फिर से उन्होंने इस बात का इशारा किया कि भले ही वे दोस्त थे, वे दोस्त से बढ़कर थे। शायद वे एक्सक्लूसिव नहीं थे, लेकिन वह कुछ हद तक उनकी गर्लफ्रेंड थी। तुम्हें लगता है वो 10 या 11 था? मुझे लगता है तुम चेक करने वाले थे, लेकिन तुमने कहा था कि तुमने टेक्स्ट मैसेज डिलीट कर दिया है। हाँ, मैंने उसे डिलीट कर दिया क्योंकि उसने मुझे नाराज कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझे इग्नोर कर रही है, क्योंकि मैं अभी अभी अपनी गर्ल से मिलकर लौटा था। हम अक्सर शिकागो की गलियों से अपनी गर्ल से मिलने जाते हैं। उसे कुछ अजीब लगता है। तो उसे पता था कि तुम अपनी गर्ल से मिलने गए थे? हाँ, हम दोनों अपनी स्थिति को लेकर साफ हैं। ठीक है, तुम कितनी जल्दी मैसेज और फोन कॉल्स डिलीट कर देते हो? यहाँ आने के बाद मैंने उसकी कार वहीं देखी और मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तो मैं सोच रहा हूँ, अब मैं परेशान हो गया हूँ। वो ये भी बता सका कि वो केला से नाराज था और उसने उसके सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दिए थे। अब वे केला की हत्या का कारण और कातिल पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पता चलता है कि वो गुस्से में सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर चुका था, तो जांच और गहरी हो जाती है। क्या इसका मतलब ये था कि वो केला के साथ कुछ और भी करने के लिए इतना नाराज था? जब आप उसे पहले कॉल कर रहे थे तो क्या कॉल सीधे वॉइसमेल पर जा रही थी या बस कोई रिंग ही नहीं हो रही थी? तो यही बात मुझे परेशान कर दी और मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया, क्योंकि पहले तो घंटी जा रही थी और फिर अचानक कुछ भी नहीं हुआ। ना तो कोई आंसरिंग मशीन थी, बस कॉल फेल कह रहा था। लेकिन जब मैंने अपने दूसरे फोन से कॉल किया तो घंटी जा रही थी। तो यही बात थी जिसने मुझे परेशान कर दिया। रोबेल्टो रॉबिन्सन विस्तार से बताते हैं कि उन्होंने कायला को कैसे ढूंढा। मैं दरवाजे पर घोड़े की तरह जोर से नहीं पीट रहा था, मैं दरवाजा पीटने ही वाला था। फिर मैंने बस दरवाजा आजमा कर देखा, वो खुल गया और वो वहीं थी। वो आखिरी इंसान था जिसने केला को अपार्टमेंट छोड़ने से पहले आखिरी बार देखा था। तो रोबेल्टो ने पिछली रात केला के अपार्टमेंट में उससे मिलने जाने का समय क्रम बताया। उन्होंने ये भी दिखाने के लिए कि केला उस समय पहले ही मर चुकी थी, रोबेल्टो के केला को कॉल करने की टाइमलाइन का इस्तेमाल किया। हालांकि रोबेल्टो के हाथों पर खून होना निश्चित रूप से संदिग्ध है, लेकिन जांचकर्ताओं ने तय किया कि जब वो केला को सीपीआर देने की कोशिश कर रहा था तभी उसके हाथों पर खून लगा। जब जासूसों ने रोबेल्टो से बात की तो उसे कोई ऐसा व्यक्ति याद नहीं आया जिसे केला के साथ ऐसा करना हो, कम से कम उसकी जानकारी में। और भले ही उसकी एक गर्लफ्रेंड भी न्यूयॉर्क में थी, उसने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को ये पुष्टि की कि उसकी गर्लफ्रेंड उस खास दिन न्यूयॉर्क में ही थी। उसकी गर्लफ्रेंड का केला से कभी झगड़ा नहीं हुआ, वो केला को जानती भी नहीं थी। मॉर्चरी में केला के शरीर ने जांचकर्ताओं को सुराग दिया कि ये किसने किया हो सकता है। केला को जो कई बचाव के घाव आई थी, उन्होंने हमें दिखाया कि केला ने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई की थी। केला ने नकली नाखून लगाए हुए थे और जब वो अपनी जान के लिए लड़ रही थी तो उसके कुछ नाखून उखड़ गए थे और वे नाखून भी अपार्टमेंट के अंदर ही मिले थे। चाकू के घावों की संख्या, उनके स्थान और यह तथ्य कि उसके शरीर पर बचाव के घाव थे, ये सब दिखाते हैं कि वह पूरी ताकत से मुकाबला कर रही थी। इसका मतलब था कि हमलावर या हत्यारा बदले की भावना से काम कर रहा था। वास्तव में इस तरह के अपराध का मतलब है कि ये गुस्से, जुनून या उस पल के आवेश में किया गया था।
अपराध स्थल खुद बहुत ही खून से सना हुआ है। ये साफ है कि केला के अपार्टमेंट के अंदर किसी तरह की झड़प हुई थी। प्रवेश द्वार की दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। वो खून के एक तालाब में घिरी हुई थी। वहाँ पर कोई भी हथियार नजर नहीं आया, हमें कोई चाकू नहीं दिखा। लेकिन उस समय हमने एक बात नोट की थी कि वहाँ एक बड़ा कांच का हुक्का टूटा हुआ था जो केला के नीचे और उसके आसपास पड़ा था। वो कांच का एक बड़ा टुकड़ा था। बाद में हमने उसे इकट्ठा किया और ये पता लगाया कि हुक्के की बोतल के कांच वाले हिस्से का एक बड़ा हिस्सा यानी स्टेम वाला हिस्सा वहाँ से गायब था। और केला का कुत्ता जांचकर्ताओं को नया सुराग देता है। केला के पास एक छोटा कुत्ता डियोर था। आपातकालीन नंबर पर कॉल करने वाले को सबसे अजीब ये लगा कि दरवाजे पर दस्तक देने पर ऐसा लगा जैसे कुत्ता अपार्टमेंट के अतिरिक्त बेडरूम में बंद हो। आखिरकार कुत्ता बंद अतिरिक्त बेडरूम में मिला। आपने जो चीज़ नोटिस की उनमें से एक ये थी कि कुत्ते के पंजों पर थोड़ा खून था, जिससे हमें ये आभास हुआ कि हमला होने के समय वो बाहर था और किसी ने उसे उस दरवाजे के पीछे डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। पहली नजर में केला के अपार्टमेंट के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं दिखती जो किसी संदिग्ध की ओर इशारा करे। तो जांचकर्ता उन्हें केला के अपार्टमेंट के बाहर मौजूद किसी भी निगरानी फुटेज को देखना होगा। इस वाले में रिंग कैमरा है, इसमें भी एक कैमरा है। जब अपराध स्थल की जांच की जा रही थी तब जासूस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स गए और निगरानी फुटेज प्राप्त की उस बिल्डिंग के लिए जिसमें कायला रहती है और साथ ही उस बिल्डिंग के लिए जो कायला की बिल्डिंग के ठीक बगल में थी। कायला का अपार्टमेंट दूसरी मंजिल पर था। उसके अपार्टमेंट के हर तरफ हॉलवे के दूसरी ओर 2 अलग अलग अपार्टमेंट थे और दोनों में डोरबेल सर्विलेंस कैमरे लगे हुए थे। दुर्भाग्यवश पश्चिम की ओर वाले अपार्टमेंट का कैमरा सही से काम नहीं कर रहा था। वो कैमरा सबसे अच्छा था क्योंकि उसमें केला के दरवाजे का हिस्सा दिखता था। शायद उसने उस दरवाजे पर हुआ आमना सामना रिकॉर्ड किया हो। लेकिन केला के अपार्टमेंट के पूर्वी तरफ एक सर्विलेंस डोरबेल कैमरा था जिसे हम इकट्ठा करने में सफल रहे। अपार्टमेंट की निगरानी फुटेज और रिंग डोरबेल फुटेज से जांचकर्ता टाइमलाइन बनाना शुरू करते हैं। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और डोरबेल रिंग कैमरों की फुटेज ये रोवेल्टो की घटनाओं की टाइमलाइन से मेल खाती थी कि वो कायला के अपार्टमेंट गया था और जब कायला काम के लिए निकल रही थी। तो रोवाल्डो रॉबिन्सन को यहाँ आधिकारिक तौर पर जांच के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। हमने देखा कि कायला कब निकली और उस शाम कब घर लौटी। वो समय रेखा महत्वपूर्ण थी। हम वहीं से आगे बढ़े और देखा कि उस समय परिसर में कौन था। पुलिस ने जांच के दायरे में एक व्यक्ति को देखा जो लगभग 2 बजे अपार्टमेंट बिल्डिंग में आया था और ये महिला काले कपड़ों में थी। उसने बेसबॉल कैप, कोविड मास्क पहना हुआ था और उसके हाथ में शेक शैक का फूड बैग भी था। एक अश्वेत महिला पूरी तरह काले कपड़ों में थी। उसने न्यूयॉर्क यांकीज़ की टोपी, काली पैंट और जैकेट पहनी थी। वो बस वहाँ इधर उधर घूम रही थी, कभी सीढ़ियों पे ऊपर नीचे, कभी हॉलवे में आगे पीछे। लगभग रात 2 बजे से लेके सुबह 4:45 बजे तक। यही व्यक्ति केला की बिल्डिंग से केला की बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग में जाती थी। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति मेल बॉक्स को देख रही थी और बस संदिग्ध तरीके से घूम रही थी। खुद में ही कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे किसी अपार्टमेंट की निगरानी करना संदिग्ध है, लेकिन इसके साथ ही साफ तौर पर भेष बदलना ताकि उस व्यक्ति की पहचान न हो सके और भी शक पैदा करता है। आखिरकार हम उसे कई जगहों पर ट्रैक कर पाए। उसकी गतिविधियों और हाव भाव ने उस पर हमारा शक और गहरा कर दिया। केला के घर पहुंचने पर हमने संदिग्ध को फिर देखा जो दूसरी बिल्डिंग से केला के अपार्टमेंट की ओर जा रहा था। अचानक उसकी चाल तेज हो गई और ये केला के घर पहुंचने के 1-2 मिनट में ही हुआ। जांचकर्ताओं ने संदिग्ध को उन दरवाजों के पास से गुजरते हुए देखा जो केला के अपार्टमेंट की ओर जाते थे। हमें वीडियो में संदिग्ध फिर से लगभग 1 घंटे तक नहीं दिखता। उसकी कद काठी देखकर तुरंत पता चल जाता कि वही संदिग्ध है। उसकी कद काठी बहुत अलग थी और अब उसने अलग कपड़े पहने हुए थे। संदिग्ध को कैमरे में बहुत साफ देखा गया जब वो केला के अपार्टमेंट बिल्डिंग से निकल रही थी। उसने वही हुडी पहनी थी जिससे केला की मां ने उनके घर की बताई थी।
वहाँ एक जोड़ी सैंडल भी थी जिसे केला और उसकी माँ दोनों पहनती थीं और संदिग्ध को उन्हीं सैंडल्स में जाते हुए देखा गया। संदिग्ध के पास एक शॉपिंग बैग भी था जिसे उस अपार्टमेंट से ले जाया गया था, ये भी पहचाना गया। मेरे दिमाग में इसके संदिग्ध होने के कई कारण हैं। पहला, वो केला के कपड़े क्यों पहन रही थी? दूसरा, उसने कपड़े बदले ही क्यों? तीसरा, क्या वो बस अपनी पहचान छुपा रही थी और लोगों को दिखाना चाहती थी कि केला अपार्टमेंट छोड़ रही है? जब जासूसों ने देखा कि संदिग्ध अलग कपड़ों में निकले तो ये निश्चित रूप से संदिग्ध है। लेकिन जब बाहर जाते समय पहना गया कपड़ा पीड़िता का होता है तो ये हमें बताता है कि ये संदिग्ध निश्चित रूप से केला के अपार्टमेंट के अंदर था, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप ये चीजें हासिल कर सकते हैं। केला हॉडसन के नाखून ने जांचकर्ताओं को एक और सुराग दिया। केला के नाखूनों के नीचे जो डीएनए मिला था उसकी जांच की गई और वो डीएनए एक ही महिला का निकला। तो निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखी रहस्यमयी महिला कौन है? जांचकर्ता केला के करीबी लोगों से बात करते हैं। इसके बाद जासूसों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि केला से किसका झगड़ा था। क्या केला की जिंदगी में कोई ऐसा था जो केला की मौत चाहता हो? जब उन्होंने बारडॉल्स की मालिक से बात की जो केला की नियोक्ता थी, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकी जिसे केला से कोई समस्या हो। जब उन्होंने केला की माँ से बात की तो केला की माँ को बस इतना ही पता था कि कोई लड़की उसके फ़ोन पर शरारती कॉल कर रही थी, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और जानकारी नहीं थी। मैंने केला के कुछ दोस्तों से संपर्क किया और उनसे मिलने के लिए कहा ताकि मैं देख सकूं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस विवरण में फिट बैठता हो जिससे केला को कोई समस्या रही हो। ये जेनिसा टेट का शपथपूर्वक टेप पर दर्ज किया गया बयान होगा। हम आज केला हॉडसन की मौत पर चर्चा कर रहे हैं। मेरी समझ है कि आप केला की सबसे अच्छी दोस्त है, क्या ये सही है? ठीक है। और आपने रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले बताया था कि आप दोनों हाल ही में न्यूयॉर्क में थे 6 जुलाई से 9 जुलाई तक, क्या ये सही है? और आखिरी बार आपने कायला को कब देखा था? 9 तारीख को। जेनिसा टेट कायला की सबसे अच्छी दोस्त थी। वे बहुत गहरे दोस्त थे। वे दोनों बारडॉल्स में साथ काम करती थी। जहाँ भी कायला होती थी जेनिसा भी वहीं होती थी। वे दोनों साथ में न्यूयॉर्क गई थीं। वे न्यूयॉर्क में पार्टियों में भी साथ काम करती थीं। मेरे हिसाब से कायला एक ऐसे लड़के को डेट कर रही थी जिसकी गर्लफ्रेंड फ्लोरिडा में थी। नाम था रिवाल्टो रॉबिन्सन। क्या आप उसे रिवाल्टो के नाम से जानते हैं? वेल्ट। ठीक है, मैंने कई नाम सुने हैं। वेल्ट, ठीक है। वी के अलावा कायला और किन लड़कों या लड़कियों को डेट कर रही थी कुछ? एक लड़का था जिसका नाम शाकुरे था। एक लड़का था जिसका नाम पेरेंट्स था। ठीक है, क्या वो न्यूयॉर्क से है या ब्राउर्ड से? पेरेंट्स न्यूयॉर्क में रहता है। क्या टेरेंस अकेले न्यूयॉर्क से है? हाँ। हम केला और न्यूयॉर्क के इस व्यक्ति जिसका नाम टेरी थर्मोजीन है के बीच ये संबंध स्थापित करने में सक्षम हुए। केला का टेरी थर्मोजीन के साथ रिश्ता ऐसा लगता था कि जब भी केला न्यूयॉर्क में होती थी, टेरी जिससे केला पसंद थी उसे डिनर पर ले जाता था। अगर टेरी थर्मोजीन कभी साउथ फ्लोरिडा इलाके में होते थे तो केला और टेरी डिनर के लिए मिलते थे। जब वे एक ही शहर में नहीं होते थे तो टेरी केला को खाना भेजते थे। तो उनके रिश्ते के बारे में हमें बस इतना ही पता था। यहाँ एक और सुराग है। निगरानी फुटेज में केला के अपार्टमेंट के बाहर एक रहस्यमयी महिला खाने का बैग लिए दिखी। टेरेंस न्यूयॉर्क में वो उबर ईट्स के जरिए खाना भेजते थे, तो ये स्वाभाविक अनुमान है कि अगर कोई फ्लोरिडा में सुबह 4 बजे खाना डिलीवर कर रहा था तो ये उबर ईट्स हो सकता था। हमें पता है टेरेंस की गर्लफ्रेंड है। सही है। खैर वो अपनी गर्लफ्रेंड को स्वीकार नहीं करता, लेकिन हाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड है। जहाँ तक आपको पता है उसे किससे समस्या है? क्या कोई उसे परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, या किसी के साथ उसका कोई सक्रिय झगड़ा चल रहा है? एकमात्र व्यक्ति जिससे उसका कभी कोई सक्रिय झगड़ा रहा है, क्योंकि केला का किसी से कोई झगड़ा नहीं होता, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो इन बातों में नहीं पड़ती। वो आमतौर पर ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देती थी। एकमात्र अपवाद टेरेंस की गर्लफ्रेंड थी। जिस दिन वे पहली बार मिली उसने उसी दिन इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। और वो समस्या क्या थी जो उनके बीच थी?
असल में उसने केला से संपर्क किया, आप जानती हैं, ये देखने के लिए कि केला उस सज्जन टेरेंस के साथ थी या नहीं। मेरे पास उनके डीएम्स का स्क्रीनशॉट है जब उसने उसे डीएम किया था। उनका मतलब सिर्फ उसी दिन था। ये लड़की उसे तुरंत डीएम क्यों कर रही है? केला ने भी यही सोचा। जब उसने उस सज्जन से पूछा कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है और उसने बताया नहीं तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसे इनमें से कुछ भी नहीं पता, बस उसकी एक एक्स है। उसने यही कहा कि वो उसकी एक्स है, तो केला उससे बात करती रही। ये एक बहुत उलझा रिश्ता है। जांचकर्ताओं को पता लगाना है कि कौन किसे डेट कर रहा है और केला को टेरेंस के बारे में किसने मैसेज किया। उस लड़की को केला के बारे में कैसे पता चला? 29 तारीख को मैं और केला ने एक पार्टी में काम किया था, तो जिस पार्टी में हमने न्यूयॉर्क में काम किया वे लोग वहाँ आए थे। जब आप कहते हैं वे, तो आपका मतलब टेरेंस और उसके दोस्त है। हम वापस जाते हैं केला और वो घुल मिल रहे हैं। वो अपनी अंगूठी उतार कर केला को पहनाता है। अब वहाँ जितने भी दोस्त हैं सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनमें से एक केला को रिकॉर्ड करते हुए उसके हाथ में अंगूठी दिख रही है। वो एक अलग तरह की अंगूठी है, बड़ी। मुझे लगता है कि मेरे पास इसका एक वीडियो है, बहुत बड़ी अलग सी अंगूठी। केला नाच रही है और आप अंगूठी देख सकते हैं और केला ने वो अंगूठी पहन रखी है। आप जानते हैं उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगले दिन उन्हें गर्लफ्रेंड से एक डीएम मिलता है। स्क्रीनशॉट में केला से पूछा गया है कि क्या वो अब उस लड़के के साथ है। सही है, लेकिन केला ने उसका जवाब नहीं दिया। नहीं, उसने शुरू में 2 का जवाब दिया। आप जानती हैं, क्योंकि लड़की ने संपर्क किया और पूछा किस बारे में, और फिर वो बोली वो लड़का जिसकी चोटी थी। क्या वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था या तुम दोनों बात करते हो? जिस लड़के की चोटी थी वो टेरेंस है। कायला ने जवाब नहीं दिया। उसने लड़के को कॉल कर बताया कि कोई लड़की मैसेज कर रही है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर वे डिनर पर गए और जब वे अगले दिन डिनर पर गए तो अगली सुबह उसने उसे फिर से मैसेज किया। ये तुम हो जो जवाब नहीं दे रही हो, तुम कोई लड़की भी हो सकती हो। असली बात यह है कि अगर तुम दोनों सच में बात कर रहे हो और साथ में घूम रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो कि मैं तुम दोनों में से किसी पर भी नरमी नहीं बरतूंगी। ऊपर उसकी तस्वीर है। हाँ वही है। शाकी के नीचे सकीना लिखा है, SAKYNA। हाँ ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सकीना टेरेंस के साथ जुड़ी हुई है? आपको कैसे पता कि वो टेरेंस की ही बात कर रही है? उसके पूरे पेज पर टेरेंस ही दिखता है। हमें पता है उसकी न्यूयॉर्क में गर्लफ्रेंड थी, सकीना थॉम्पसन। एक समय सकीना को कायला के बारे में पता चला और दोनों ने संदेशों का आदान प्रदान किया। लेकिन जितना मैं कायला की तरफ से देख पाया, वहाँ कोई ऐसी चौंकाने वाली खबर नहीं थी कि अब टेरी से बात मत करो। वो अपनी जिंदगी वैसे ही जी रही थी। सकीना न्यूयॉर्क में रहती थी और नेल टेक्नीशियन के रूप में काम करती थी। सकीना को यकीन था कि वो और टेरी साथ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बिना किसी सवाल या शक के वो दोनों साथ थे। कायला की सबसे अच्छी दोस्त जनीसा एक और अहम बात बताती है कायला और सकीना के बीच की बातचीत के बारे में। पिछले महीने की शुरुआत में उसे प्रैंक कॉल से परेशान किया जा रहा था। उन शरारती कॉल्स में क्या कहा गया था? क्या वे धमकी भरी थीं या कुछ और? तुम सब मेरे आदमी को अकेला छोड़ दो। कायला ने फ़ोन उठाया और कहा कि कॉलर न्यूयॉर्क का था, क्योंकि उसने डेडेस कहा जो न्यूयॉर्क के लोग बोलते हैं। और हमेशा वही लड़की बोलती थी। हमेशा वही आवाज़ होती थी। हाँ, उसने कहा वे 1 मिनट तक चुप रहते थे। मुझे ज़ोर से हेलो बोलना पड़ता था ताकि वे जवाब दें। आखिर में उसने कहा तुम्हें पता है तुम एक फे हो, है ना? मैंने कहा हाँ पता है, कुछ और बताओ। फिर वो चुप हो जाते थे। जिस दिन कायला अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी, उस दिन उसकी मां डायना और उसका एक तरह का बॉयफ्रेंड रोबर्टो रॉबिन्सन दोनों ने पुलिस को दिए अपने बयान में एक ऐसी बात कही थी जो एक अहम सुराग साबित हुई। क्या आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है जो मैंने आपसे नहीं पूछा हो और आपको लगता हो कि वो जरूरी हो सकता है? उसे कोई समस्या नहीं थी। वो बहुत खुश मिजाज दिखने वाली इंसान थी। बस एक बात थी, कुछ हफ्ते पहले उसे प्रैंक कॉल्स आ रही थी, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया था। दोस्तों और परिवार ने बताया कि केला को हत्या से कुछ हफ्ते या महीने पहले एक महिला की प्रैंक कॉल्स आने लगी थीं, जिन्हें वो प्रैंक कॉल्स कहती थीं। केला की सबसे अच्छी दोस्त जनीसा टेट, जिनसे ब्रावर्ड काउंटी पुलिस पूछताछ कर रही है, कहती है कि उन्होंने सकीना थॉम्पसन को न्यूयॉर्क में देखा था। वो उसे पूरे समय कॉल कर रहा था जब वो वहाँ गाड़ी चला रही थी और कह रहा था अंदर मत जाना, प्लीज़ अंदर मत जाना, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, शो टाइम के अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। मैं उसे देख रही थी और कह रही थी
वो लड़की अंदर ही होगी, कोई वजह नहीं कि वो तुम्हें अंदर ना जाने दे। हम शो टाइम पहुँचे। उसने कॉल किया क्योंकि उसने हमें पार्क करते देखा और बोला मेरी कार के पास आओ। तो आखिरकार मैं फिर भी अंदर चली गई। मैंने उसे पहले मैसेज किया और कहा गर्लफ्रेंड यहाँ है। मैंने उसे बार के आखिर में इंतज़ार करते देखा। तो तुमने उससे वहाँ अकेले बैठा देखा, क्या वो किसी के साथ थी? वो अकेली थी, बार के आखिर में बैठी थी। उसके सामने कोई ड्रिंक नहीं थी। वही वो लड़का था जिससे मैं मिलने गई और मैंने उसे गले लगाया। मैंने नीचे देखा और उसे देखा। उसने मुझे देखा, फिर मेरे पीछे देखा, लेकिन केला नहीं दिखी। वो थोड़ी देर वहीं बैठी रही, शायद केला का इंतज़ार कर रही थी। फिर जगह बंद हुई और वो चली गई। तो केला कभी अंदर नहीं आई? वो दोनों एक साथ किसी और जगह गए, वो और वो। जनीसा को सकीना की पहचान होने के कारण जांचकर्ता उसे केला की हत्या वाली रात की निगरानी फुटेज दिखाते हैं। जब जनीसा ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की निगरानी फुटेज देखी तो उसने जो चीज़ पहचानी उनमें से एक थी संदिग्ध का प्रोफाइल। उसने पहचाना कि वीडियो में जो महिला थी उसकी छाती बड़ी थी। उसने संदिग्ध के चलने के तरीके को पहचाना। उस वीडियो में ऐसा क्या था जिसने आपको सकीना के बारे में सोचने पर मजबूर किया? वो काफ़ी भारी शरीर की है, इसलिए वो छाती ऊंची करके चलती है और उसकी चाल भारी सी है। उसकी चाल अलग है। जैसे आपकी चाल आपकी छाती के कारण अलग है, वैसे ही उसकी बड़ी छाती और चेहरे का साइड प्रोफाइल उसे भारी भरकम लुक देते हैं। उसकी चाल बिल्कुल B5 फुल लाइट जैसी है। चलती है तो ज़ोर से पैर पटकती है। चाल भारी है। ये साफ है कि वो वही थी। वो सच में मानसिक रूप से परेशान थी। वो केला को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, ध्यान रहे। ये लड़का न्यूयॉर्क में कई लड़कियों से बात करता है। मैं न्यूयॉर्क गई और बाहर गई तो वो दूसरी लड़की के साथ था। मुझे लगता है केला बहुत खूबसूरत थी और टेरेंस हमेशा उसके पीछे रहता था। वो उसे फ़्लाइट से बुला लेता, खाना भेजता और लगातार कोशिश करता था। उसे लगता था कि केला उसके लिए खतरा थी। आखिरकार उसकी एक दोस्त ने मुझे सकीना थॉमसन नाम की लड़की का इंस्टाग्राम दिया। हाय दोस्तों, मेरा नाम सकीना है। मैं न्यूयॉर्क से हूँ। मैं फुल टाइम नेल टेक्नीशियन हूँ। मुझे नहीं पता क्या कहना है, बस मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नहीं चाहती थी कि पहली वीडियो सीधे किसी विषय पर हो, लेकिन मैं यहाँ ब्यूटी से जुड़ी चीज़ें करूँगी। अधिकतर नेल्स और मेकअप, स्वचेस, ऐसे ही चीज़ें, हॉल्स, आउटफिट ऑफ द डे, बेसिकली सब कुछ। डिटेक्टिव कुचलर ने फिर सकीना थॉमसन का इंस्टाग्राम अकाउंट स्क्रॉल किया। उन्होंने देखा कि कुछ कपड़े ऐसे थे जो संदिग्ध ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की फुटेज में पहने हुए थे। कॉम्प्लेक्स की निगरानी फुटेज में कपड़ों का एक ब्रांड दिखा जिसे उन्होंने सकीना थॉमसन को भी उसके इंस्टाग्राम अकाउंट की तस्वीरों में पहने हुए पाया। मैं उस फिल्म की सबसे बेहतरीन स्पीकर हूँ। संदिग्ध ने एक जोड़ी प्राडा के जूते भी पहने थे और ये बिल्कुल वही प्राडा के जूते सकीना थॉमसन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी पाए गए जिसमें वो वही जूते पहने हुई थी। उसने उस समय भी जूम किया जब संदिग्ध अपना मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए थी। एक चीज़ जो वाकई में सबसे अलग थी वो था उसका मोबाइल फ़ोन कवर। वीडियो में एक समय पर संदिग्ध ने ऐसा दिखाया जैसे वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के मेल बॉक्स देख रही हो और उसी समय उसने अपना फ़ोन पलट दिया। जब उसने फ़ोन पलटा तो मैं उसकी स्क्रीन पर वॉलपेपर देख सका। सकीना थॉमसन के इंस्टाग्राम पर वो फ़ोन पकड़े दिखती हैं और उसी फ़ोटो में वही वॉलपेपर नज़र आता है। सकीना सोशल मीडिया पर सक्रिय थी और अपने रिश्ते, खासकर टेरी के साथ चीजें पोस्ट करती थी। ये असामान्य नहीं था, लेकिन उनका रिश्ता थोड़ा टॉक्सिक था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, बस ये देखने के लिए कि क्या मेरे अंदर अभी भी वो बात है। लेकिन मिलना जुलना नहीं, वो तो पागलपन है। जब भी कायला टेरी से सकीना थॉमसन के बारे में पूछती, टेरी कहती वो पागल है, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, उसकी चिंता मत करो। यही कारण था कि कायला ने सकीना थॉमसन को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि टेरी कहती थी कि वो बस एक पागल एक्स है जिससे चिंता की जरूरत नहीं। तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और तुम इतना पसीना क्यों आ रहा है? और तुम इतनी भूखी क्यों दिख रही हो? और
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। लिज, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। तुम्हें क्रैबी पैटीज पसंद है स्क्विडवर्ड? वो टेरी को मारने, उसके धोखे और उन बातों का जिक्र करती थी जो शायद उसे भड़का सकती थी। तुम जानती हो कि मैं लड़ाई करती हूँ, है ना? तुम जानती हो कि मैं लड़ाई करती हूँ, है ना? तुम जानती हो कि मैं लड़ाई करती हूँ, है ना? तुम जानती हो कि मैं लड़ाई करती हूँ, है ना? जांचकर्ताओं ने जनीसा द्वारा दिए व्हाट्सएप संदेशों से मिला फोन नंबर को ट्रैक किया। मोबाइल नंबर भी सकीना थॉम्पसन के नाम पर निकला। इससे मुझे उसके पुराने मोबाइल डेटा के लिए तलाशी वारंट हासिल करने में मदद मिली, जिससे ये पता लगाने में मदद मिली कि वो कायला हॉसन की हत्या के वक्त साउथ फ्लोरिडा में थी। डिटेक्टिव यान कूचलर ने पता लगाया कि सकीना थॉम्पसन हत्या से पहले न्यूयॉर्क सिटी से फोर्ट लॉडरडेल गई थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं उनकी पेज पर नहीं जाऊंगी। मैं तो तुम सबकी पेज देखती हूँ। सुबह के शुरुआती घंटों में करीब 1 बजे 13 जुलाई को वो मोबाइल फ़ोन कायला हॉसन के घर के इलाके में गया। वहाँ कई घंटे तक रहा और फिर करीब 6 बजे वहाँ से चला गया। वापस एक होटल में लौट आया, जिसे आखिरकार हमने पाया कि सकीना थॉम्पसन ने वहाँ एक होटल का कमरा बुक किया था। ये ज़रूरी था क्योंकि इससे हमें केला के अपार्टमेंट के बाहर मिले वीडियो से मिलान करने में मदद मिली, जिसमें संदिग्ध को राइड शेयर से उसी होटल जाते दिखाया गया जिसे उसने बुक किया था। वीडियो निगरानी का समय और सेल फोन डेटा मेल खाते थे और सेल फोन डेटा से भी फ़ोन की आवाजाही दिख रही थी। तो हमें पता था कि जो व्यक्ति हम उस निगरानी फुटेज में केला हॉजन्स के घर से होटल जाते हुए देख रहे हैं वो सकीना थॉम्पसन थी। फिर हम उसी खाने के बैग पर लौटते हैं जिसे निगरानी फुटेज में वो रहस्यमयी महिला अपने साथ ले जा रही थी। सकीना थॉम्पसन जब होटल में चेक इन कर रही थी जहां वो ठहरी थी, उसने एक स्थानीय रेस्टोरेंट से फास्ट फूड ऑर्डर किया था और वही बैग वो अपने साथ क्राइम सीन पर लेकर आई थी। ये जानकर और उससे वो बैग ले जाते देख हमें लगा कि उसने इसे चाल के रूप में इस्तेमाल किया, ऐसा दिखाने के लिए कि जैसे कोई देर रात खाना डिलीवर कर रहा हो, क्योंकि हमें ये पता है सकीना थॉम्पसन के बॉयफ्रेंड टेरी थर्मोजीन ने पहले भी काम के बाद देर रात कायला को फूड ऑर्डर भेजे थे। अगर कायला पीप होल से देखती है और एक महिला को फास्ट फूड बैग के साथ खड़ा देखती है तो लगता है उसने भरोसा जीतने के लिए ऐसा किया ताकि वो दरवाज़ा खोल दे। सकीना ने यह धोखा पहले से प्लान किया था और पहचान छुपाने को फर्जी राइड शेयर अकाउंट बनाया। सकीना थॉम्पसन ने जिन राइड शेयरों का इस्तेमाल किया वे दोनों अलग अलग नामों से उसी दिन कुछ ही मिनटों के अंतर में बनाए गए थे, लेकिन दोनों ही फर्जी नामों से थे। सकीना थॉम्पसन ने इन फर्जी राइड शेयर अकाउंट्स का इस्तेमाल हत्या स्थल आने जाने में किया था। जांचकर्ताओं के अनुसार डिजिटल डेटा, सोशल मीडिया पोस्ट और निगरानी फुटेज से सब कुछ पूर्व नियोजित लगता है। हम जानते हैं कि सकीना और टेरी के बीच और टेरी और कायला के बीच रिश्ता है और अतीत में कुछ मनमुटाव और संदेशों का आदान प्रदान हुआ है। कायला हाल ही में न्यूयॉर्क में थी और वहां उसका टेरी से संपर्क हुआ था। हमारी जानकारी के अनुसार सकीना को टेरी और कायला की मुलाकात का पता चल गया था। ये 9 जुलाई की बात है। मैं पीछे जाकर एक बंदूक लाऊंगा और वापस आकर इसे अंजाम दूंगा। 10 जुलाई को सकीना थॉम्पसन ने फ्लाइट बुक की और 12 जुलाई तक साउथ फ्लोरिडा पहुंच गई। यहाँ मुख्य बात है इरादा। कोई न्यूयॉर्क से उड़कर होटल बुक करता है। 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच इतने कम समय में ये सब पहले से ही योजना बनाई गई थी। आपके पास अपने कार्यों पर सोचने का समय था। 3 घंटे की फ़्लाइट और होटल बुक करने के बाद अब आप साउथ फ्लोरिडा में हैं और आपके पास रास्ता बदलने का मौका है। और जांचकर्ताओं ने यह भी पता लगाया कि हत्या से लगभग 1 साल पहले सकीना ऑनलाइन कायला का पीछा कर रही थी। हमें बाद में मालूम हुआ कि इंस्टाग्राम पर शुरुआती बातचीत हमारी शुरुआती जानकारी से कहीं पहले हुई थी। जनीसा ने स्क्रीनशॉट्स दिए जो ये दिखाते थे कायला की हत्या से लगभग 1 साल पहले सकीना थॉम्पसन ने कायला के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उससे संपर्क किया था और उससे बात करने की इच्छा जताई थी और वो चाहती थी कि कायला उसे कॉल करे। कायला ने सकीना थॉम्पसन को ब्लॉक किया और उसके संदेशों का कभी जवाब नहीं दिया। कुछ महीनों बाद जब भी कायला टेरी को मैसेज करती थी, किसी तरह सकीना थॉम्पसन उन संदेशों को देख लेती थी।
अब उसके पास कायला का नंबर था। उसने फिर से धमकी भरे मैसेज और गालियां भेजी। पूछा वो टेरी से क्यों उलझ रही है। कायला ने फिर से उसे ब्लॉक कर दिया। कुछ महीनों बाद कायला ने टेरी को एक मैसेज भेजा और इस बार ऐसा लगता है कि सकीना थॉम्पसन ने टेरी का फोन ले लिया और टेरी के फोन से कायला को जवाब दिया। और यही एकमात्र बार था जब हमारे पास इसका सबूत था कि कायला ने कभी सकीना थॉम्पसन को जवाब में कोई मैसेज भेजा था। सकीना थॉम्पसन ने कायला को एक तस्वीर भेजी जिसमें सकीना और टेरी बिस्तर पर एक दूसरे को चूम रहे थे। और जब उसने ये तस्वीर भेजी तो उसके साथ जो शब्द थे वो असल में कायला को ये बता रहे थे कि हम दोनों के बीच सब ठीक है। और कायला ने सकीना थॉम्पसन को टेरी के फ़ोन पर मैसेज करके जवाब दिया, तुम्हें तो बस उन होठों को चूमना पसंद है जो मेरी पी वर्ड पर लगते हैं। उसके बाद कायला ने बात बंद कर दी। जांचकर्ताओं के पास अब यह सिद्धांत है कि जिस सुबह कायला की हत्या हुई उस दिन असल में क्या हुआ था। कायला के काम पर निकलने के कुछ देर बाद सकीना थॉम्पसन रात करीब 1 बजे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंची। वो 3 घंटे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में घूमती रही। कायला हॉसन का आखिरी वीडियो हमारे पास है जिसमें वो घर लौटती दिखती हैं, शायद लोगों से बात कर एक लंबी रात के बाद। उसकी चाल ढाल से लगता है वो थकी है और घर आकर खुश है। उसे लग रहा था कि घर पहुंचकर अब वो सुरक्षित है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि सकीना उस अपार्टमेंट की ओर दौड़ती हुई जा रही है जहां कायला अभी अभी गई थी। सकीना ने उस अपार्टमेंट में कैसे प्रवेश किया हमें निश्चित रूप से नहीं पता, लेकिन जो बात हमें पक्के तौर पर पता है वो ये है कि किसी समय अपार्टमेंट का मुख्य दरवाज़ा खुला। सबसे ज़्यादा संभावना है कि कायला ने ही दरवाज़ा खोला, ये देखने के लिए कि बाहर कौन है। और ठीक उसी मुख्य दरवाजे के अंदर सबूतों से पता चलता है कि वहीं पर संघर्ष शुरू हुआ और दीवारों को नुकसान पहुंचा। दीवारों पर खून के निशान भी मिले हैं। संघर्ष थोड़ा बाईं ओर गलियारे में आगे बढ़ता है। कायला उस अपार्टमेंट में अकेले अपनी जान के लिए लड़ रही थी। कोई घर में घुस जाए और महिला अकेली हो, इससे डरावना कुछ नहीं। इतना खून था कि यहाँ तक कि जब उसे चाकू मारा गया तब भी आप देख सकते हैं कि वो अब भी लड़ने और इधर उधर हिलने डुलने की कोशिश कर रही थी। अगर हमला अपार्टमेंट में थोड़ा और बढ़ा तो वो फिर मुख्य दरवाजे पर आ गया। शायद वो संदिग्ध को बाहर निकालने या उससे संघर्ष करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी समय पर जो चोटें उसे आईं वे बस बहुत ज़्यादा थीं। कायला आखिरकार मुख्य दरवाजे के पीछे आकर रुक गई। जांच के इस चरण में हत्या के 2 हफ्ते के भीतर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। मैं न्यूयॉर्क क्वींस इलाके में सकीना को ढूंढने के लिए NYPD और US मार्शल्स की मदद से गया और आखिरकार 3 अगस्त 2022 तक उसे हिरासत में ले लिया गया। उसके पर्स में एयरलाइन टिकट थी जिससे वो साउथ फ्लोरिडा छोड़ रही थी। सकीना पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोप लगा। सकीना ने हमसे कभी बात नहीं की। उसने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और उसका वकील उसकी तरफ से पेश हुआ, इसलिए हमें उसकी कहानी नहीं पता चली। सकीना को न्यूयॉर्क में हिरासत में लेकर 3 अगस्त से 18 अक्टूबर तक वहीं रखा गया। उसे ब्रावर काउंटी लाया गया और क्राइम सीन टीम की मदद से उसका DNA लिया गया। DNA जमा कर पुष्टि हुई कि कायला हॉसन के नाखून पर मिला DNA सकीना थॉम्पसन का ही था। अभियोजन पक्ष को प्रतिवादियों से बात करने की अनुमति नहीं है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता लगाने का तरीका है कि हम उपलब्ध सबूतों का इस्तेमाल करें। मेरे पास सिर्फ उसकी इंस्टाग्राम रिकॉर्ड्स थी, इसलिए मैंने उनका अध्ययन किया। मैंने देखा वो उन महिलाओं से कैसे बात करती थी जिन पर उसे टेरी के साथ संबंध का शक था। मैंने देखा कि वो कैसी जिंदगी जीने का दिखावा करती थी और मैंने उसी का इस्तेमाल खुद को मुकदमे के लिए तैयार करने में किया। सितंबर 2025 को सकीना थॉम्पसन का मुकदमा शुरू होता है और शुरुआती बयान दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत अभियोजक तानिया जॉनसन से होती है। सब योजना के मुताबिक था, बस मुझे पकड़ लिया गया। कायला को उसके ही खून में दरवाजे से दूर घसीट कर ले गई और कायला के कपड़े पहनकर वहां से निकल गई। लेकिन बचाव पक्ष के पास कायला हॉसन की हत्या से पहले की घटनाओं का अलग संस्करण है। सकीना के मन में जो औरत से औरत की बात थी वो अब हद से बढ़ चुकी थी।
मुकदमे के 9वें दिन बचाव पक्ष ने सकीना थॉम्सन को अपनी रक्षा में गवाही के लिए बुलाया। वो मेरे बाल पकड़कर मुझे मारने लगी। सकीना ने गवाही दी कि ये आत्मरक्षा थी। जूरी हमेशा आरोपी के गवाही देते या वकील की मेज पर बैठे समय उनके व्यवहार पर ध्यान देती है और उसका हाव भाव कुछ हद तक सपाट था। वो इन सब बातों को लेकर ज्यादा भावुक नहीं थी। मैंने उसे बताया था कि मैं गर्भवती हूँ, तो मुझे लगा जैसे वो मुझे और मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा, मैंने अपने और अपने बच्चे के लिए लड़ा। सकीना थॉम्सन ने बताया कि जब वो कायला का आमने सामने सामना करने गईं, तब वो 2 महीने की गर्भवती थी। ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप 2 महीने की गर्भवती हैं, तो आप किसी ऐसे इंसान का सामना करने क्यों जाएंगी जिससे आप कभी मिली ही नहीं हैं? हो सकता है वो हिंसक हो सकता है वो आपको चोट पहुंचाएं। आप शुरू में वहां नहीं जाना चाहेंगी, लेकिन इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इससे जूरी उसके प्रति और भी सहानुभूति महसूस कर सकती है, यह जानकर कि वह 2 महीने की गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। जब उसने केला को बताया कि वो गर्भवती है, तो उसने गवाही दी कि केला परेशान हो गई और केला ने उस पर हमला किया और केला ने उसका पेट काटने की कोशिश की और उसी समय उसे होश नहीं रहा और उसके बाद जो भी हुआ वही हुआ, भले ही वो विवरण के बारे में गवाही नहीं देना चाहती थी। जिरा में अभियोजन ने सकीना के आत्मरक्षा दावे को चुनौती दी। मुझे घूसे मार रही थी। आपको कहाँ घूसा मार रही थी? मेरे चेहरे पर। आपके चेहरे पे कहाँ? क्या था वहाँ? याद नहीं कि वो आपके चेहरे पर कहाँ मार रही थी? मेरे चेहरे पर। मैं ये दिखा पाए कि सकीना थॉम्सन कौन है। जिस तरह का भाव उसने तब दिखाया था जब वो न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए फ्लाइट ले रही थी, वही भाव उसने गवाही के दौरान भी दिखाया। आत्मरक्षा में किसी की जान लेना और उसमें सही ठहराया जाना, इसमें एक मानवीय पहलू भी होता है। जैसे कि आप बहुत परेशान नजर आते हैं कि आपको किसी दूसरे इंसान की जान लेनी पड़ी, और गवाही के दौरान उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। मेरा मतलब है यही वजह है कि आपने उसे मार डाला है ना? हाँ। आपने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो आपसे लड़ रही थी? नहीं, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने हुक्के से ग्लास निकालकर मुझे काटा और पेट में चुभा दिया। उसने खुद को ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे वो बस अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत चिंतित थी। लेकिन केला द्वारा उसके पेट पर हमला करने के इस कथित आरोप के बाद भी वो कभी भी किसी मेडिकल मदद के लिए नहीं गई। वो कभी अस्पताल नहीं गई। उसने कभी भी इस बारे में गवाही नहीं दी कि उसने बाद में ऐसा कुछ किया हो जो किसी के पेट पे कट लगने के बाद आमतौर पर किया जाता है। समापन दलीलों के बाद जूरी विचार विमर्श करती है। जब जूरी सदस्य विचार विमर्श के लिए वापस गए, तो मैं हमेशा परिवार के लिए घबराई रहती हूँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन्हें न्याय मिले, और न्याय केवल दोषी करार से ही मिलेगा। जूरी 1 घंटे की विचार विमर्श के बाद अपना फैसला लेकर लौटती है और वे सकीना थॉम्सन को कायला हॉसन की प्रथम श्रेणी हत्या का दोषी पाते हैं। फैसला आते ही मुझे राहत मिली और मैं कायला की मां के लिए खुश थी। अब जज के द्वारा सकीना थॉम्सन की सजा औपचारिक रूप से सुनाए जाने से पहले कायला के दोस्तों और परिवार ने बताया कि इस अपराध ने उन पर क्या असर डाला। नमस्कार जज साहब, हम सब आज यहाँ क्यों हैं? सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप देखें और समझें कि मेरी बहन से सच में कितने लोग प्यार करते हैं। ऐसे कई लोग हैं, मैं ये आपके लिए नहीं कह सकता। ऐसा प्यार और समर्थन कभी ख़त्म नहीं होगा। पूरी ज़िंदगी आपको रोज़ आईने में खुद को देखना, फैसलों पर पछताना और अपनी मूर्खता पर सोचना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आपकी हर रात भरी हो पछतावे और अकेलेपन से, कि आप फिर कभी अपने परिवार को देख या गले नहीं लगा पाएंगे। मैं मेलेनी हूँ, कायला की जैविक कजिन और दिल से उसकी बड़ी बहन हूँ। 13 जुलाई को करीब 3:30 बजे मुझे फोन आया कि कायला अपने घर में मृत पाई गई है। फर्श पर आंसू बहाते हुए मैंने भगवान से पहला सवाल पूछा कि ऐसा कौन करेगा कायला के साथ। देखिए, कायला जैसी इंसान जिंदगी में दोबारा नहीं मिलती। उसकी आत्मा चमकदार थी कि वो जहां भी जाती कमरा टाइम्स स्क्वायर की तरह रोशन हो जाता। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उसके घर आकर उसके साथ ऐसा करो? बताओ,
जब इंस्टाग्राम पे वन प्रिंसेस के सर्च करते थे तब दिमाग में क्या चलता था? तुमने एक खूबसूरत लड़की को देखा जिसकी बॉडी कमाल की है, पर्सनालिटी भी शानदार है, जो पूरी तरह से उस इंसान से अलग है जिसे तुम आईने में देखते हो। इससे तुम अंदर से टूट गई और उसका चेहरा बिगाड़ना चाहती थी। लेकिन ये जान लो, अगर कायला जिंदा होती तो उसके चेहरे पर उन निशानों के बावजूद भी वो कमरे में सबसे खूबसूरत लड़की होती। वो तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत होती जितनी तुम कभी हो सकती हो। तुम्हारा दिमाग इतना बिगड़ गया है क्योंकि इस पूरी स्थिति में सिर्फ पेरी को ही फायदा हुआ। आखिरकार उसने तुमसे छुटकारा पा लिया। अब वो बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी का आनंद ले सकता है, बिना इस डर के कि तुम उस किसी और औरत का पीछा करोगी जिसमें उसकी दिलचस्पी हो सकती है, या फिर उसे फिर से विशैले अंदाज में निशाना बनाओगी। अब मैं जज से विनती करती हूँ कि मेरे परिवार को वो शांति दें जिसके हम हकदार हैं, और तुम्हें तुम्हारी बेकार जिंदगी के बाकी हिस्से के लिए बिना किसी पैरोल के जेल में डाल दें। तो केला के प्रियजनों के भावुक बयानों को सुनने के बाद जज ने भी अपने कुछ शब्द कहे। मुझे सच में लगता है कि इस मामले में अभियुक्त का अपराध बहुत ही घिनौना था। जिस तरह उसने तलाश की, ढूंढा, वहां पहुंची और फिर हत्या कर दी। और इसी के साथ अदालत मिस थॉम्सन को उम्र कैद की सजा सुनाती है। फ्लोरिडा की दंड संहिता के अनुसार इसमें पैरोल नहीं है और वो जिंदगी भर जेल में रहेंगी। उसके परिवार और दोस्त कायला के पसंदीदा रंग के मेल खाते कपड़े पहनकर ट्रायल में आए थे, और जब सजा सुनाई गई तो उन सब ने एक जैसे शर्ट पहन रखे थे। पहले दिन से ही मुझे ये हमेशा साफ दिखता था कि केला को बहुत प्यार किया जाता था और केला की बहुत याद आती है, और उसके बहुत सारे दोस्त और परिवार का समर्थन था। धन्यवाद। आज का काम यहीं समाप्त होता है। सकीना थॉम्सन ने जेल में बच्चे को जन्म दिया था। जब उसने बच्चे को जन्म दिया, टेरी थर्मोजीन आखिरकार सामने आया, या यूं कहे कि परछाइयों से बाहर निकला और यहाँ साउथ फ्लोरिडा पहुँचा, जिससे हमें उससे मिलने का मौका मिला। वो एक सज्जन व्यक्ति थे। हमने मामले पर संक्षिप्त चर्चा की। वो आगे बढ़ने से पहले अपने वकील से बात करना चाहते थे, और उसके बाद उन्हें फिर कभी उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने बच्चे की कस्टडी ले ली। ये सोचकर बहुत दुख होता है कि इस युवा महिला की जिंदगी, जो अभी वयस्कता में कदम रख रही थी, सिर्फ इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि दूसरी महिला को उससे खतरा महसूस हुआ। मैं दोषी करार दिए जाने के फैसले से संतुष्ट था, लेकिन ऐसे मामले में कोई खुशी नहीं होती। आप जानते हैं, सकीना थॉम्सन अब अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में बिताएंगी। अब एक बच्चा है जो अब अपनी माँ के बिना है, और फिर कायला हॉसन है, लेकिन अब उसका परिवार उसे देख भी नहीं सकता। ऐसे मामले में, खासकर इस तरह के मामले में, दोष सिद्धि होने में कोई खुशी नहीं होती। सरल शब्दों में कहें तो ये सब एक लड़के को लेकर था। जवान लड़कियां उसी के लिए लड़ रही थीं। असल में इसमें और भी बहुत कुछ है जो सकीना थॉम्सन से जुड़ा है। उसकी मानसिक स्थिति, नैतिक मूल्य और सोचने का तरीका यहाँ मायने रखते हैं। इतनी कम उम्र में बिना किसी वजह के ऐसी जिंदगी का दुखद रूप से खो जाना बहुत दुखद है। ये सब बिना किसी वजह के हुआ था। कायला से सकीना थॉम्सन को कभी कोई खतरा नहीं था, जिनका टेरी से न्यूयॉर्क में रिश्ता है, और फिर इतनी दूर यहाँ आके किसी को मारने के लिए इतनी हद तक जाना। मेरा मतलब है, ये बहुत डरावना है कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसा करने में सक्षम हैं, और कायला उसके साथ जो हुआ उसकी हकदार नहीं थी, खासकर अपने ही घर के सुरक्षित दायरे में।